तो आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे सरफेस टेंशन। बट बिफोर सरफेस टेंशन आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली टर्म आएगी कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स क्या होती है बच्चों? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। जब सेम सब्सटेंसेस वाले मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स होती है, तब उस अट्रैक्शन फोर्स को बच्चों बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन या कोहेसिव फोर्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेशन अमंग देयर मॉलिक्यूल्स। एक सॉलिड की डेफिनेट शेप क्यों है? क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? ज्यादा। उसमें सारे मॉलिक्यूल सेम टाइप के होंगे, तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कौन सी है? कोहेसिव। वही अगर बात करें हम एडहेसिव की, तो एडहेसिव में क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसे हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। एग्जांपल, इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडहेशन दैट इंक स्टिक्स टू पेपर व्हाइल राइटिंग। जब आप लिखते हो तो इंक जो है पेपर के साथ स्टिक हो जाती है, तो इंक के मॉलिक्यूल्स पेपर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स आ जाती है उनके बीच में, और वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए उनके बीच की फोर्स है एडहेसिव। अब यहां पे एक एग्जांपल है, water wets the wall of its glass container because the force of adhesion between water and glass is greater than force of cohesion between the water molecules। एक वाटर जो है वो सरफेस को वेट कर देता है। क्यों? क्योंकि वाटर की एडहेशन फोर्स जो है वो कोहेशन फोर्स से क्या है? ज्यादा। तो वो दूसरी सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर जाता है? अट्रैक्ट कर जाता है। क्लियर ये चीज? आपस में उनकी जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो क्या है? कम है, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ जो एडहेसिव फोर्स है वो क्या है? ज्यादा। वही बात करें बच्चों मरकरी की। अब एक मरकरी हो अगर आपके पास, अभी देखा हो मरकरी को जब आप किसी सरफेस पे डालते हो तो वो फैलता नहीं है, वो इकट्ठा ही रहता है, सफेद बन के इकट्ठा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उनके इसमें एडहेसिव फोर्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव, इसीलिए वो वेट नहीं करता, वो आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी फ्लूइड की बात करें, वो वेट तभी करेगा जब उसकी एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से क्या होगी? ज्यादा। समझ गए ये बात? क्लियर हो गई? सो दिस इज ऑल अबाउट कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे कुछ टर्म्स आगे आती हैं, जैसे मॉलिक्यूलर रेंज। तो मॉलिक्यूलर रेंज क्या है? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट some appreciable force of attraction on other molecule. It is the order of 10 raised to power -9 in solids and liquid. तो देखो, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पे ये एक दूसरे पे कौन सी फोर्स लगा सके? इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा सके, वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर रेंज। अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस हो गया तो ये एक दूसरे पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं लगाए। तो मॉलिक्यूलर रेंज का ऑर्डर कितना होता है? 10 की पावर -9। क्लियर? उसके बाद आता है बच्चों स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? कहते हैं अ स्फीयर ड्रॉन अराउंड अ मॉलिक्यूल एज अ सेंटर एंड विद अ रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल। तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से कितने डिस्टेंस तक? 10 की पावर -9। ये 10 की पावर -9 है। इतने डिस्टेंस तक एक रेडियस लेके आप क्या बना दो? स्फीयर बना। 3 डायमेंशन में आपने क्या बना दिया? स्फीयर, जिसमें सेंटर पे कौन पड़ा है? वो मॉलिक्यूल। तो ये जो स्फीयर है इसे बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या मतलब है इसका? इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उन सभी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या करेगा? फील करेगा, और इससे जो बाहर होंगे उनकी फीलिंग, उनकी जो फोर्स है ये एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। क्लियर? सो दिस इज बेसिकली अ स्फीयर, जिसके बीच में जो भी मॉलिक्यूल्स आएगा, सेंटर वाला मॉलिक्यूल उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर होगी ये चीज? उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है बच्चों सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या है? अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड नियर इट्स सरफेस having thickness equal to molecular range for that liquid is called surface film। तो एक आपके पास यहां पे मान लो कंटेनर में लिक्विड पड़ा, तो इस लिक्विड की बच्चों टॉप सरफेस जिसकी थिकनेस किसके इक्वल होगी? मॉलिक्यूलर रेंज के 10 raised to power -9 मीटर के अराउंड।
तो ये जो यहां से लेके ये वाली चीज है, यहां से लेके इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सरफेस। समझे? जिसकी थिकनेस कितनी होगी? मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल होगी। तो ये टर्म्स भी पता होनी चाहिए क्योंकि आगे के लेक्चर्स में ये वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। क्लियर? नोट करिए। सो हियर कम्स द सरफेस टेंशन। तो देखो, सरफेस टेंशन कंसेप्ट से पहले आपको सफेयर बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए। एक सफेयर बॉडी जो होती है उसका सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है। अगर आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करो और आपसे कोई बोला जाए कि भी किस शेप का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, तो वो होता है बच्चों सफेयर। अब आपने ये भी देखा है कि रेन ड्रॉप्स हो या कोई भी लिक्विड ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप की होती है, तो वो क्यों अपना सरफेस एरिया मिनिमम करता है? लिक्विड ड्रॉप्स क्यूब की क्यों नहीं होती, क्यूबॉइड शेप की क्यों नहीं होती, सफेयर ही क्यों होती है? क्योंकि उसने अपना सरफेस एरिया मिनिमम करना है। क्यों करना है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन है क्या? देखो, सरफेस टेंशन के लिए मेरे पास यहां पे देखो एक लिक्विड है जो एक कंटेनर में पड़ा है, सपोज करो। इस लिक्विड में बहुत सारे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें से एक मॉलिक्यूल मैंने दिखाया है जो कहां पे पड़ा है? अंदर पड़ा है। ठीक है? अब इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से, यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, तो इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से कौन सी फोर्स लग रही होगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या बोल दो कोहेशन फोर्स। इधर भी लगेगी, इसके ऑपोजिट नीचे भी लग रही होगी, इधर लग रही तो उसके ऑपोजिट इधर भी लग रही है, हर तरफ से लग रही है, क्योंकि इसको चारों तरफ से पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हो। तो इस पे जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी? 0। तो ये अभी भी क्या है? फ्री टू मूव, क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितनी है? 0। वही बात करें हम टॉप के सरफेस के मॉलिक्यूल्स की, जो यहां पे है, इस पे इस तरफ फोर्स लगेगी, इसके ऑपोजिट इधर भी लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी, नीचे लगेगी, पर ऊपर तो नहीं लगेगी, क्योंकि ऊपर तो कोई अपना मॉलिक्यूल है ही नहीं, सारे मॉलिक्यूल्स तो नीचे है या साइड पे। तो इस केस में यहां पे जो नेट फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? नीचे की तरफ। तो ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, इन पे नेट फोर्स किधर लग रही है? नीचे की तरफ। इतनी चीज क्लियर? अब अगर नेट फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रही है तो ये किस तरफ जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे। ये नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये नीचे की तरफ जब जाएंगे तो सपोज करो ये नीचे चले गए और इनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? x। ये जो फोर्स लगी है दिस इज इंटरनल फोर्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। तो इस फोर्स का जो वर्क डन होगा, क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट x। ये बन जाएगा Fx cos 0 मतलब F इंटू x। तो ये वर्क डन क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन हुआ। अब हमें पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है ना ये, जिसमें आएगा नेगेटिव ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल, जिसको मैं लिख दूंगा u इनिशियल माइनस u फाइनल, क्योंकि ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा। तो जो वर्क डन था कंजर्वेटिव फोर्स का वो क्या था? पॉजिटिव। अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम। टॉप वाले मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी वो ज्यादा है, जो नीचे होंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम। तभी तो वो कहां जाना चाहते हैं? नीचे। क्यों जाना चाहते हैं नीचे? क्योंकि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है वो उतने ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसे इस मार्कर की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और अगर मैं इसको रिलीज कर दूं तो ये कहां जाएगा? नीचे, क्योंकि नीचे जाके ये स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए हर कोई मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है वो किधर जाना चाहता है? नीचे की तरफ जाना चाहता है। तो लिक्विड चाहता है कि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाए? कम हो जाए, कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो किधर चले जाए? नीचे चले जाए। क्लियर? तो सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे जाना चाहते हैं। इतनी चीज क्लियर? अब जब वो नीचे जाएंगे तो उससे होगा क्या? उससे एक तो ये हो गया कि भी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? मिनिमम। इसीलिए लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप की होती है कि भी उसने मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करना है, क्योंकि सरफेस पे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और उतने वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये आंसर मिल गया कि क्यों मिनिमम एरिया होता है। अब जब वो नीचे की तरफ जाते हैं तो उससे हो क्या जाता है वो भी देखते हैं।
तो यहाँ पे देखो ये टॉप के मॉलिक्यूल्स थे जो अभी फ्री थे, रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे। पर आपको पता है कि ये जो टॉप का मॉलिक्यूल है, इसको ये भी इधर तरफ खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, इसमें नेट फोर्स किधर लगेगी? डाउनवर्ड। तो ये टॉप के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इन पे नेट फोर्स किधर लगेगी? डाउनवर्ड। तो ये नीचे की तरफ आएंगे, जब ये नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? टाइटली क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये नीचे आना चाहते हैं। नीचे आना चाहते हैं तो ये वाले मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे? ये भी तो वही रहेंगे। तो जो पहले ऐसे ओपन ओपन थे, अब ये टॉप वाले क्या हो गए? टाइट हो गए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम नीचे जाएं। नीचे तो जगह ही नहीं है, तो वो यहां पे टाइटली अरेंज हो गए कि और नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाला इसे क्या कर रहा है? पकड़ के रख रहा है। ये वाला इसे क्या कर रहा है? पकड़ के रख रहा है। तो ये इतनी ज्यादा टॉप की सरफेस टाइट हो गई है कि यहां पे एक टेंशन फोर्स आ गई। जैसे रस्सी में होता है ना कि रस्सी अगर टाइट हो जाए तो उसमें टेंशन फोर्स आ जाती है, ऐसी टॉप की सरफेस पे क्या आ गई है? टेंशन फोर्स आ गई, जिसके कारण ये टॉप की सरफेस एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। मेम्ब्रेन समझते हो? एक टाइट सा पर्दा, या आप बोलो ट्रैम्पोलिन जो होता है, एक टाइट सी, वो टाइट ही होता है चारों तरफ से। अगर उस पर जंप करो वो नीचे की तरफ जाएगी, दोबारा से कहां भेज देगी? ऊपर। मतलब आपको नीचे गिरने नहीं देगी, क्योंकि वो स्ट्रेच हुई पड़ी है। इसी तरह टॉप की सरफेस यहां पे क्या हो जाती है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। उसी को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, जिसमें जो टॉप की लेयर है वो किसकी तरह बिहेव करती है? एक मेम्ब्रेन की तरह। क्यों करती है? क्योंकि टॉप के सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे डाउनवर्ड क्या लग रही है? एक फोर्स लग रही है, नेट फोर्स, जिसके कारण वो नीचे की तरफ जाना चाहते हैं और टॉप की सरफेस टाइट हो जाती है। समझ गए ये चीज? तो यहां से ये कुछ इस तरह हो गया। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो यहां पे देखो, कहते हैं इसी से ये एक्सप्लेन हुआ कि भी स्फेरिकल शेप ही लिक्विड क्यों बनाता है। जब उसको ड्रॉप होता है, वो जो अपनी लिक्विड ड्रॉप है, जब वो नीचे की तरफ जाती है तो वो स्फेरिकल शेप ही क्यों बनाता है? क्योंकि देखो सफेयर में जब ये सफेयर बनेगा तो इसको चारों तरफ से अंदर की तरफ क्या लगेगी? फोर्स। टॉप से भी अंदर की तरफ लगेगी और नीचे वाली जो बॉटम सरफेस है वहां से भी क्या लगेगी? अंदर की तरफ, जिसके कारण कौन सी शेप बन जाएगी? सफेयर। होती तो स्फेरिकल ही है ड्रॉप बच्चों, पर जब गिरती है वो कुछ इस तरह की शेप ले लेती है, कुछ इस तरह। सफेयर तो नहीं होता। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी। जैसी वो गिरने लगती है, पहले तो सफेयर ही होता है, पर ग्रेविटी के कारण क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे ये ड्रॉप सफेयर की जगह क्या हो जाता है? थोड़ा सा कर्व सा हो जाता है। क्लियर ये चीज? वो ग्रेविटी के कारण ऐसी शेप हो जाती है, अदरवाइज लिक्विड तो ऐसे ही रहना चाहता है। क्लियर ये चीज? तो बढ़ते हैं अब डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बिहेव लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। यही समझाया मैंने आपको कि भी ऊपर वाली जो टॉप की सरफेस है वो क्या हो जाती है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है। क्यों? ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए? मिनिमम। इतनी चीज क्लियर? अब चलते हैं फॉर्मूला बेस्ड, कि फॉर्मूले में कैसे पता लगेगा। उसके लिए देखो यहां पे बच्चों हमारे पास एक फिगर बनाई गई है, जिसमें ये टॉप सरफेस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन शेप में दिखाई गई। इसमें मैंने क्या किया? एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की है, एक इमेजिनरी लाइन सरफेस के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। जैसे ये मान लो ये सरफेस के ऊपर एक लाइन, इस लाइन पे इधर भी लग रही होगी सरफेस टेंशन वाली फोर्स। मैंने बोला ना कि सरफेस के ऊपर क्या लगेगी? एक फोर्स लगेगी। मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होगा उस पे इधर वाला भी उसको खींच रहा होगा, इधर वाला भी खींच रहा होगा, पर ना तो वो इधर जाएगा ना ही वो इधर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स क्या है? इक्वल है ना। ये कौन सी फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जो इस लाइन पे मॉलिक्यूल्स होंगे, या बोलो इस लाइन के ऊपर इस तरफ लग रही फोर्स और दूसरी तरफ लग रही फोर्स क्या होगी? इक्वल होगी, पर फोर्स तो लगेगी ना। तो यहां पे देखो एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की, कहते सरफेस के ऊपर इस लाइन पे लेफ्ट साइड पे भी फोर्स लगेगी और राइट साइड पे भी फोर्स लगेगी। और ये जो फोर्स है कहते ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जितनी आपने उस लाइन की लेंथ ली है। अगर कम लेंथ लिए तो कम लग रही है फोर्स, अगर ज्यादा लेंथ लिए तो ज्यादा लग रही है फोर्स। ठीक है। अब यहां पे बच्चों जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक सिग्मा कांस्टेंट आता है। इस सिग्मा को लिखा उसने, क्या बन गया यहां से? सिग्मा F by L, फोर्स अपॉन लेंथ। दैट सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये कांस्टेंट होती है,
समझे? कुछ फैक्टर्स है जिससे ये चेंज होगी, बट ना ही तो ये फोर्स पे डिपेंड करेगी, ना ही ये लेंथ पे डिपेंड करेगी। सरफेस टेंशन को बच्चे टी के साथ भी कई बुक्स लिखती हैं, और कई बुक्स इसको एस के साथ भी लिखती हैं। ठीक है, सिग्मा, टी या एस, कोई भी इसका आप सिंबल ले सकते। तो समझ लगी ये बात कि कैसे डिफाइन हुआ सरफेस टेंशन? फोर्स अपॉन लेंथ। लेंथ वो जिसपे आपने देखा कि कितनी फोर्स उसको लग रही। क्लियर? डेफिनेशन को देखिए, इट इज मेजर्ड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन। देखो फोर्स है, पर यूनिट लेंथ का मतलब आपने लेंथ के साथ क्या कर दिया? डिवाइड। किसकी लेंथ थी? एक इमेजिनरी लाइन की, जो आपने किस पे बनाई थी? लिक्विड सरफेस पे। और बच्चों ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स लगेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बीइंग परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, उस लाइन के फोर्स क्या होएगी? परपेंडिकुलर। अगर लाइन के परपेंडिकुलर है तो लिक्विड के क्या होएगी? टेंजेंट। ये थी ना लिक्विड की टॉप सरफेस, मेरा जो हैंड है, इसके ऊपर आपने एक लाइन ली ऐसे, इस लाइन के ऊपर ये जो ऐसे है ये परपेंडिकुलर हुई फोर्स, इस लाइन के परपेंडिकुलर हुई, बट लिक्विड के क्या हुई? टेंजेंट हुई। लाइन के परपेंडिकुलर होगी और लिक्विड के क्या होगी? टेंजेंट। तो ये याद रखना, लिक्विड ही समझना आप आगे से कि लिक्विड के हमेशा वो क्या होगी? टेंजेंट होगी ये वाली फोर्स, जिसको अगर आप लेंथ के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगी सरफेस टेंशन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ सरफेस टेंशन की डेली बेस एग्जांपल्स पे बच्चों, जिसमें फर्स्ट है नीडल स्पोर्टेड ऑन वाटर सरफेस। देखो एक नीडल को, ये एक्सपेरिमेंट है, करके देखना चाहे आप एक पेपर लेना, हल्का सा पेपर या टिश्यू ले लेना, टिश्यू के ऊपर नीडल रखना। अगर आप नीडल को पानी में ऐसे फेंक दो तो वो नीचे चले जाती है ना। अगर मैं पेपर के साथ उसको ऊपर रखूंगा तो धीरे धीरे, वाटर के ऊपर रखा मैंने, वाटर क्या करेगा? पेपर को तो धीरे धीरे क्या कर देगा? मेल्ट करता करता या उसको डिसॉल्व करते करते नीचे चला जाएगा। बट आप देखोगे वो जो निडल होगी ना, वो पानी के ऊपर ही रह जाएगी, वो बैलेंस हो जाती है। उसका वेट जो है वो निडल की टॉप सरफेस ने बैलेंस कर दी, नहीं तो उसको नीचे आना चाहिए था। अगर वेट के कारण वो नीचे आएगी, अगर वो नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब वेट के ऑपोजिट क्या हुआ? सरफेस ने एक फोर्स लगाई, जिसके कारण उसका वेट बैलेंस हो गया और वो नीचे नहीं आया। वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड की टॉप सरफेस होगी वो क्या बन जाती है? मेम्ब्रेन। ट्रैम्पोलिन को माइंड में लेके आओ। ट्रैम्पोलिन के ऊपर अगर आप जंप करते हो तो क्या होता है? आप नीचे तो नहीं गिरते। अगर मैं उसके ऊपर खड़ा हो जाऊं तो मैं नीचे तो नहीं गिरूंगा, वो मुझे बैलेंस कर लेगा ना, है ना? तो यहां पे भी यही है, सरफेस टेंशन के कारण वो निडल को क्या कर देगी? सरफेस टेंशन बैलेंस कर देगी। कैसे करेगी? यहां पे देखो, ये जो निडल है उसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं ऐसे, ये वाला है, ऐसे रखी हुई है निडल पानी के ऊपर, उसका ये एरिया दिखा रहे हैं। थोड़ा सा तो पानी नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा, है ना? थोड़ी सी जगह तो घेरेगा ये पानी की, जिससे क्या होएगा? सरफेस टेंशन निडल पे लगनी है। और आपको पता है सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स अपॉन लेंथ। जो फोर्स लगनी है वो सरफेस के क्या होगी? टेंजेंट। अभी बोला तो ये लिक्विड सरफेस थी, इसके टेंजेंट इधर लगी फोर्स, यहां पे इस लिक्विड सरफेस के टेंजेंट इधर लगी फोर्स, तो जो नेट फोर्स है वो किधर लगेगी? ऊपर की तरफ। इन दोनों का नेट ऊपर लगेगा, वेट किधर लग रहा है? नीचे। तो ये जो नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, ये वेट को क्या कर देगी? बैलेंस कर देगी और ये नीचे नहीं गिरेगा। समझ गए ये चीज? यही अगर आप ऊपर से धक्का मार दोगे, इसको थोड़ा सा टच कर दोगे, साथ में नीचे गिर जाएगी, क्योंकि आपने उसको टॉप सरफेस से थोड़ा सा कहां भेज दिया? नीचे भेज दिया, नीचे कर टॉप सरफेस से आपने नीचे भेज। समझ गए ये बात? अब नेक्स्ट देखो, वेट थ्रेड ऑन सोप फिल्म। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। सोप फिल्म तो सब समझते हो, बबल्स तो बनाए हैं ना सभी ने, वो लिक्विड में जाता था, फिर उसके ऊपर ऐसे सोप फिल्म आ जाती थी, फिर आप उसको ब्लो करते थे तो बबल बन जाते थे, वो सोप फिल्म है। ये एक सोप फिल्म थी, इसके ऊपर मैंने एक थ्रेड लिया और इस थ्रेड को इसके ऊपर प्लेस कर दिया, वो थ्रेड अपने आप को अरेंज करेगा। इस थ्रेड पे क्या होगी? सरफेस टेंशन लगेगी, इस तरफ भी फोर्स लगेगी, इस थ्रेड के दूसरी तरफ भी फोर्स लगेगी, दोनों तरफ फोर्सेस लगेंगे ना, इधर भी लगेगी, इधर भी लगेगी, इधर भी लगेगी, इधर भी लगेगी। तो ये मैं कुछ इस तरह अरेंज हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने बीच में से इसको प्लग कर दिया, तो बीच का तो जो फिल्म थी वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो कुछ ये जो थ्रेड था ना, ये अपने आप को कुछ इस तरह अरेंज कर दिया। क्यों ऐसा अरेंज किया? क्योंकि अब अंदर से तो नहीं लगेगी फोर्स, सिर्फ कहां से लगेगी? बाहर से। और हमें पता है मिनिमम सरफेस एरिया लेना है तो वो किस शेप में जाने की कोशिश करेगा? स्फीयर।
तो वो अपने आप को कुछ इस तरह अरेंज कर देगा। समझ लगी ये चीज? तो ये भी अगर आप करके देखोगे तो ये भी हो जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है बग फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। आपने देखा होगा मॉस्किटोज जो है वो ऐसे पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं, ऐसे चारों ऐसे अपने हाथ ऐसे रखे होते हैं और फ्लोट करते हैं। उसका भी रीजन सेम ही बच्चों, जैसे निडल बैलेंस हो रही है ना, वैसी क्या है, आप एक्ट करो कि इसकी जो ये लिम्स हैं, जो इसके लेग्स हैं, वो निडल की तरह है, तो इसको ये इस तरह प्लेस करता है, ऐसे सरफेस के ऊपर ऐसे रख दिया ना, ऐसे नहीं रखता वो अपने हाथ, वो ऐसे रखता है, ऐसे जैसे निडल रखी थी आपने। तो अब क्या होएगा, इसके इस हाथ पे नेट फोर्स किधर लगेगी, ऊपर की तरफ, इस हाथ पे नेट फोर्स इधर की तरफ। तो इसके वेट को बैलेंस करने के लिए नेट ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स आ गई, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये नीचे नहीं गिरेगा, ये वहीं पे रहेगा, फ्लोट करेगा। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वेट जो है वो सरफेस टेंशन वाली फोर्स से कम हो, बहुत ज्यादा हो, इसलिए हम तो नीचे जाएंगे। नेक्स्ट है स्मॉल मर्करी ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल एंड लार्जर वन टेंड्स टू फ्लैटेंड। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। आप मर्करी ड्रॉप लोगे, उसको रखोगे, आपको पता है मर्करी ड्रॉप की जो फोर्स ऑफ कोहेशन होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए एक तो वो आपस में फोर्स बढ़ा के रखते हैं, दूसरा ड्यू टू सरफेस टेंशन वो कौन सी शेप में आएगा, सफेद। अगर वो ड्रॉप्स कहते बड़ी हो गई, बड़ी ड्रॉप में ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाएगा, जिससे वो थोड़ी सी चपटी होनी शुरू हो जाएगी, फ्लैटेंड होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़े तो ये जो बच्चे पेंटिंग करते हैं स्कूल में, उनको पता होगा, पेंट ब्रश को जब आप पानी के अंदर डालते हो तो उसके जो टूथ्स होते हैं ब्रश के, वो ऐसे खुल जाते हैं, पर जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो पानी के साथ ही, वो क्या हो जाते हैं, ऐसे इस तरह हो जाते हैं। पहले ऐसे बिखरे हुए होते हैं, बाहर आते ही ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लिक्विड है वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करना चाहता है, जिसके कारण वो उसके सारे टूथ्स को क्या कर देता है, इकट्ठे कर देता है, सारे उसके ब्रशेस को जो आगे होते हैं ना तीखे तीखे से, उनको इकट्ठे कर देता है। क्लियर? फिर ऑयल स्प्रेड्स ऑन कोल्ड वाटर बट रिमेन एज ड्रॉप ऑन हॉट वाटर। ये भी करके देखना आप, एक आप ग्लास में पानी लोगे, अगर वो कोल्ड वाटर है, आप उसके ऊपर ऑयल डालोगे तो वो ऑयल उसके सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। पर वहीं अगर आप हॉट वाटर लोगे, हॉट वाटर में ड्रॉप डालोगे, तो आप देखोगे वो ड्रॉप ड्रॉप ही रहेगी, वो ड्रॉप दिखेगी, आप वो स्प्रेड नहीं होगा। अब रीजन क्या है, कहते दिस इज बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ कोल्ड वाटर बट इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हॉट वाटर। कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में सरफेस टेंशन ऑयल की क्या है, कहते कम है, लेस है। अगर लेस है तो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम हॉट वाटर के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, तो वहां स्प्रेड नहीं होगी। जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी ना, वो स्प्रेड नहीं होगा। इसीलिए जब पेंट करते हैं ना, तो पेंट्स में टर्पेंटीन ऑयल डाला जाता है, जिससे क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाती। सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो वो ज्यादा क्या होएगा, स्प्रेड होएगा। क्लियर? ज्यादा स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। समझ लगी ये बात? यहां पे देखिए, यहां ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है निडल में कि बताइए कि यहां पे इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो है, या कितनी फोर्स वेट के इक्वल होगी। तो उसके लिए देखो, यहां पे फोर्स, मान लो कि ये जो लेयर है इसका यहां पे एंगल है थीटा, तो इस फोर्स का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, एफ कॉस थीटा। इसका भी इधर कितना जाएगा, एफ कॉस थीटा। इसका साइन इधर जाएगा, इसका भी साइन इधर जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इसका मतलब 2f cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, समझ गए ये चीज? क्लियर? तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है। बच्चों, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स स्पेशली। ठीक है? तो यहां पे ये बोला जाएगा बच्चों कि बताओ कितनी मैक्सिमम फोर्स चाहिए किसी बॉडी को जो सरफेस के ऊपर है उसको वहां से उठाने के लिए। ठीक है? उसको उठाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए ये बताना। सबसे पहले निडल, निडल जिसकी लेंथ कितनी है, एल। अब बच्चों ध्यान से देखना इस चीज को, ये निडल पड़ी हुई थी, इसका एक तो वेट नीचे लगेगा। अभी आपने देखा सरफेस टेंशन किधर लग रही थी, ऊपर की तरफ, पर जब आप इसको उठाओगे, जब आप इसको उठाना शुरू करोगे तो जो लिक्विड की लेयर होगी वो ऐसे होने की जगह ऐसे हो जाएगी।
अब अगर मैं इसको उठाने लगा ऊपर की तरफ, तो जो लिक्विड की लेयर इसके कांटेक्ट में आएगी वो इसके साथ ऐसे बनाएगी लेयर, इस तरह, क्योंकि मैं तो उठा रहा हूं उसको, तो वो पानी ऐसे लेयर बना के इसको छोड़ने की कोशिश करेगा, जैसे ही छूट जाएगा वो पानी ऐसे गिर जाएगा, पर पहले तो वो ऐसे ऐसे राइज करेगा। तो अब जो सरफेस टेंशन लगेगी वो किधर लगेगी, नीचे की तरफ है। समझे ये बात जो नहीं, क्लियर हुई? पहले रेस्ट पे था तो थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ था, तो वो ऐसे लगा रहा था फोर्स लिक्विड, पर आप उसको खींच रहे हो, जब आप उसको खींच रहे हो तो वो पानी जो साइड में था वो उसके साथ ऐसे आएगा, इसके साथ ऐसे 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 आएगा, कि आपने जैसे इसको निकाल दिया वो पानी नीचे गिर गया। तो अब इस तरह है पानी, तो सरफेस टेंशन किधर लगेगी, एक इधर और एक नीचे। आप जितना इसको ऊपर खींचोगे उतना ही लिक्विड की लेयर क्या होती जाएगी, सीधी होती जाएगी। पहले कम ऐसे होएगा, फिर धीरे धीरे आप ऊपर खींच रहे हो ऐसे जाते जाते, लास्ट में मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम मतलब लास्ट का केस, लास्ट के केस में तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, वो लेयर सीधी हो जाएगी। तो जो सरफेस टेंशन लगेगी वो बिल्कुल किधर लगेगी, डाउनवर्ड, इस तरह ना, यहां पे ऐसे है बिल्कुल लिक्विड, ये लिक्विड की लेयर है इसके ऊपर ऐसे। तो जो सरफेस टेंशन टेंजेंट लगनी है वो बिल्कुल ऐसी नहीं लगेगी। बात समझ लगी या नहीं? ये तब की केस है जब हम उसको उठाने लगे जस्ट, और मैक्सिमम बोला गया। तो मैक्सिमम में ये हमेशा याद रखना कि जब भी आपने किसी चीज को उठाना है तो उस केस में सरफेस टेंशन एक तो लगेगी डाउनवर्ड्स, और मैक्सिमम है तो वो हमेशा क्या लगेगी, बिल्कुल डाउनवर्ड्स, बिल्कुल नीचे की तरफ। तो अब इसे उठाने के लिए, जस्ट उठाने के लिए आपको कितनी फोर्सेस चाहिए, एक तो आ गई आपकी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है कि ना, और एक क्या आ गया उसका खुद का वेट। अब सरफेस टेंशन में देखो, एक तो फोर्स इस तरफ लग रही है F, दूसरी इस तरफ फोर्स लग रही है F, ये ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसके लिए इसको लिख दिया मैंने FT, कि दिस फोर्स इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। एक तो उसके ये लाइन के इस तरफ लगेगी, एक लाइन के इस तरफ, क्योंकि ये दो लेयर्स कांटेक्ट में आएगी ना इसके, तो एक तो ये दो फोर्सेस हो गई है, प्लस क्या हो गया इसका वेट, तो यही लिखा है F इज इक्वल टू, दो फोर्सेस ये हो गई, ठीक है, F इज इक्वल टू 2FT प्लस W। FT किसके इक्वल होएगा, अभी आपने पढ़ा सरफेस टेंशन इज व्हाट, सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इनटू L। सिग्मा को और क्या लिख सकते हो, T या S, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पे 2FT, FT की जगह क्या आ गया, T इंटू L, तो क्या बन गया 2LT प्लस W। तो इतनी फोर्स आपको मैक्सिमम चाहिए इस निडल को बाहर निकालने के लिए। समझ गए ये चीज, पक्की बात है? तो निडल के केस में जो आएगा 2 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ 2 समझ लग गया ना, क्योंकि एक ये वाली साइड होगी और एक ये वाली साइड होगी। अगला बच्चों है आप आपका हॉलो डिस्क, ठीक है। हॉलो डिस्क की बात करें अगर, उसका इनर रेडियस R1 बोल रहा है, आउटर रेडियस क्या बोल रहा है, R2। क्लियर? अब इसमें देखो, अगर मैं बोलूं होलो डिस्क है, तो होलो डिस्क में एक तो सरफेस टेंशन वाली फोर्स आउटर लेयर पे लगेगी पूरे पे नीचे की तरफ, और एक कहां लगेगी, इनर वाले पे भी लगेगी, है ना। एक लेयर क्या होगी, कुछ इस तरह इमेजिन करो, ये एक तो यहां बाहर वाली लेयर पे सरफेस टेंशन वाली फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, और एक कहां लगेगी, अंदर वाली। क्लियर ये चीज? तो बाहर वाली जो फोर्स होगी, ध्यान से समझना इसको, बाहर वाली जो होगी उसमें आएगा आपका टेंशन इंटू लेंथ। लेंथ में क्या आ जाएगा अब इसका, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इज 2 पाई इंटू r। तो बाहर वाली में रेडियस बाहर वाले का आएगा, अंदर वाली में रेडियस अंदर वाले का आएगा। सरफेस टेंशन तो सेम है, तो जो बाहर वाली सरफेस को लगेगी आउटर वाले को, वो बन जाएगा आपका T इंटू 2 पाई r1, और जो इनर वाली को लग रही है सरफेस टेंशन वाली फोर्स, वो लगेगी 2 पाई r2। टोटल के लिए इनको क्या कर दोगे, ऐड किया तो T कॉमन निकला, यहां पे लिख दिया, ठीक है। 2 पाई कॉमन निकला, यहां लिख दिया, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2, प्लस उसका खुद का क्या लग रहा है नीचे की तरफ वेट, तो वो भी समझ गए ये चीज। तो सरफेस टेंशन वाली फोर्स में लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस हो जाएगी इन केस ऑफ होलो डिस्क। वहीं अगर बात करें थिन रिंग, अब रिंग और डिस्क में क्या फर्क होता है, दोनों की कितनी सरफेसेस हैं, 2 ही हैं। इसको रिंग की तरह इमेजिन कर सकते हो वैसे आप, है ना, एक बाहर वाली और एक क्या है, अंदर वाली, पर दोनों का रेडियस अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, सेम होगा। तो R1 प्लस R2 दोनों क्या होंगे, सेम। तो यहां पे देखो R1 प्लस R2 को RR ही लिख दिया, बाकी सब कुछ क्या है, सेम। तो डिस्क और रिंग में सिर्फ ये डिफरेंस है,
डिस्क में इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस में डिफरेंस होएगा क्योंकि थिकनेस होती है थोड़ी, पर यहां पे ऑलमोस्ट क्या आएगा सेम। अब नेक्स्ट है बच्चों सर्कुलर प्लेट और डिस्क। सर्कुलर प्लेट का मतलब क्या है कि अब अंदर से वो होलो नहीं है, वो सारी की सारी क्या है, भरी हुई। तो अब अंदर वाली लेयर पे क्या फोर्स लगेगी, नहीं, सिर्फ किस पे लगेगी, बाहर वाली। तो सिर्फ एक ही लेनी है यहाँ पे, कौन सी, आउटर वाली। तो यहाँ पे देखो अब सिर्फ बाहर वाली ली है, 2 पाई RT। फॉर्मूला तो वही है ना, टेंशन इनटू लेंथ, और लेंथ में सिर्फ सरकमफ्रेंस आउटर का आया क्योंकि अब इनर वाली लेयर पे पानी तो नीचे लगाएगा ही नहीं। क्लियर, साथ में उसका वेट तो खुद का आना ही। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायर फ्रेम। स्क्वायर फ्रेम मतलब जैसे आपने ये डिस्क ली है या बोल रहे हैं आपने ये रिंग ली है, अब इसकी जगह कौन सी शेप आ गई है, स्क्वायर, जो अंदर से क्या है, होलो ही। तो इसमें अब देखो, इसमें जो आपने अब टोटल लेंथ लेनी है वो इसका क्या बन जाएगा, पेरीमीटर। सिर्फ एक लेंथ नहीं, चारों तरफ से करना है तो क्या आएगा, पेरीमीटर। तो एक तो आउटर वाली होगी और एक कौन सी होगी, इनर वाली। कुछ इस तरह का डायग्राम होगा ना, देखो एक ये हो गया और एक ये चीज होगी, ऐसे ही है। एक तो बाहर वाली तरफ से फोर्स लग रही होगी और एक लगेगी अंदर वाली। तो इसमें देखो टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि फ्रेम की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत ही कम। तो हम बाहर वाली की भी लेंथ को L लेट कर लेंगे और अंदर वाली को भी L। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4L बाहर वाले के केस में और अंदर वाले के केस में भी कितना आएगा, 4L। तो टोटल कितना हो गया, 8L इंटू T। तो इस केस में आउटर का आया T इंटू 4L और इनर वाली का भी क्या आया, T इंटू 4। तो टोटल हो गया 8L और उसका खुद का वेट। और लास्ट है बच्चों स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट में अंदर से होलो नहीं होगी, तो अंदर वाली आपने नहीं कंसीडर करनी, सिर्फ कौन सी आएगी, आउटर। तो आउटर में सिर्फ क्या आएगा, 4L। तो यहाँ पे आंसर में सिर्फ क्या है, 4L। तो ये एज सच पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में कि मैक्सिमम फोर्स बताओ कितनी चाहिए इसको उठाने के लिए। जो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, वो बोलेगा मैंने ना इसको एक मेजरिंग मशीन के साथ या पुली के साथ यहां कनेक्ट किया है, बताइए यहां कितना वेट रखें कि ये जस्ट उठ जाए। तो क्या करोगे, यहां पे जो वेट रखना है उसको किसके इक्वल कर दोगे, ये वाले फोर्स की। ये फोर्स ने उठाना है और इधर से इस वेट ने नीचे आना है तभी वो उठेगा। तो आप क्या कर दोगे, इसके वेट को ये F के साथ क्या कर दोगे, इक्वेट। तो दिस इज वन ऑफ द वे जिसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता। समझ गए ये बात, नोट करो।